नमस्कार, जन सरोकार के इस मंच पे आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। बातचीत की इस कड़ी में आज हमारे बीच बिहार की सरजमी से एक ऐसे युवा कवि उपस्थित हैं, जिनकी रचनाएँ जनमानस में काफ़ी पसंद की जाती हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। तो मंगलम भैया, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश। और इस मंच से जुड़े सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जी, सबसे पहले मंगलम भैया आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका झुकाव साहित्य की तरफ कब और कैसे हुआ? एक सहज ही साहित्य के प्रति मेरा झुकाव हुआ है, लेकिन एक कमजोर कड़ी मेरे जीवन की रही है। वह कमजोर कड़ी है गणित। और मैं जब खुद को प्रेमचंद से तुलना करता हूँ, तो प्रेमचंद की एक कथन है कि गणित मेरे लिए गौरी शंकर की चोटी रही, जिसे आजीवन मैं नहीं छू सका। तो वही स्थिति जो है मेरे लिए भी बना रहा कि गणित से मेरा जो है रचाव बसाव उस तरह से नहीं बन पाया कि मैं एक मानविकी और कला का छात्र बना उच्च शिक्षा में। और हिंदी के प्रति जो झुकाव है वह साहित्य की तरफ हमें ले गया। जी। तो जी। मंगलम भैया, एक युवा कवि के रूप में आप अपने समय की सामाजिक और राजनीतिक जटिलताओं को किस रूप में महसूस करते हैं? बतौर कवि के रूप में मुझे जहां तक लगता है कि जब मैं समाज और देखिए पहले सामाजिक पृष्ठभूमि है, वही कहीं न कहीं राजनैतिक पृष्ठभूमि भी तैयार करती है। तो जी, उसमें मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जटिलताएँ आते गए, मतलब आज का जो समय है, वो दिखावे का समय है। और इस दिखावे के समय में लोग जो है वास्तविकता से उल्टे भागे जा रहा है। वह वास्तविकता पे कोई व्यक्ति नहीं रहना चाहता है। अगर कोई कवि है तो वह आज खुद को महाकवि बता रहा है। तो ऐसे कई परिवेश हैं जो कि कहीं न कहीं, मतलब एक जो दिखावे की संस्कृति आ गई है, तो वो एक भाग-दौड़ भरा जो है, मतलब आदमी एक तरफ जो समय है वो अपने समय की माँग को नहीं समझ रहा है, परिस्थिति को नहीं समझ रहा है। चंद समय में बस वह चाहता है कि आसमां छू ले। तो उसमें जटिलताएँ हैं। और कहीं न कहीं एक समय था राजनैतिक रूप से जहाँ धर्म की बात होती थी। लेकिन आप जी, आज सोशल मीडिया के युग में वह जो धार्मिक जो चीज़ था वो कहीं न कहीं कुछ बढ़ा भी है, कुछ घटा भी है। लेकिन एक दूसरा जो चीज़ है, जो जातीय विद्वेष की बात जो है, वो आज बिहार का चुनाव अभी हुआ, तो जातीय मुद्दा जो है वो ज़्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। जिससे एक कवि को बचना चाहिए, एक रचनाकार को बचना चाहिए। और हमें, क्योंकि यह जो है हमारा ही, मतलब एक कवि और जो रचनाकार हैं उनका ही धर्म है कि समाज को उन चीज़ से अलग-थलग करके एक नई रास्ते पे ले जाए जहाँ लोक मंगल की कामना हो, मानवता की स्थापना हो। जी। तो कविता की जो विषय वस्तु है, वो आप किस आधार पे तय करते हैं? देखिए, कहीं न कहीं जो दैनिक अ, दैनिक जो आप, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी विशिष्ट है, विशिष्ट व्यक्ति पहले सामान्य व्यक्ति होता है, जी, जी, जी। विशिष्ट बाद में बनता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने भोगे हुए यथार्थ को रखता है। तो जी, मैं तो शुरू से देखते आया हूँ कि मेरे साथ जो है, जब मैं संघर्ष में रहता हूँ हुँ, या हुँ। अति दुखी होता हूँ,
जी, और कभी ज़्यादा मतलब हर्षोल्लास का माहौल होता है, तो कविता जी, अपने आप प्रस्फुटित होती है। और जहाँ तक और जो विषय की बात हो, तो वो जो दैनिक क्रियाकलाप है, सामाजिक जीवन जो है और फिर व्यक्तिगत जीवन है, उसमें कुछ जो आपका प्रकृति है, जो वातावरण है, वो आपको उकसाती है और आप कविता लिख जाते हैं। जी। देखिए मंगलम भैया, अक्सर कहा जाता है कि जो कवि होता है वो किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा होता है। तो क्या सार्थक कविता लिखने के लिए किसी विचारधारा से जुड़ना आवश्यक है या फिर कविताएँ विचारधाराओं से स्वतंत्र भी होती हैं? देखिए, मेरा जो मानना है, यह जो समकालीन दौर है, जी, वहाँ पे काफ़ी जो कवि हैं, जो चुटकुला लिख रहे हैं, ठीक? और वो कविता को एक अलग अब कविता क्या है? रील्स का बाज़ार हो गया है कविता, जी, जो कि मतलब कविता के लिए भी दुखद स्थिति है और पाठक जी, के लिए भी दुखद स्थिति है। लोग साहित्य से जुड़ना नहीं चाहते हैं। एक होता है कि हम किसी कहते हैं कि मोती को चुनने के लिए समुद्र के अंतःस्थल में झाँकना होगा, लेकिन जी। हम सतह पे केवल रहना चाहते हैं। तो कविता के लिए जो है, वो ऐसा नहीं है। आपका प्रश्न जो है एक बार फिर दोहराइएगा, थोड़ा-सा भटक गए। अक्सर ये कहा जाता है कि हर कवि जो होता है वो किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा हाँ, होता हाँ। है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कभी-कभी देखिए, विचारधारा अगर हम केवल थोथी विचारधारा को अपनाते हैं, तो कई बार हम अन्याय कर देते हैं। जी, हम अगर आप देखिए कि मार्क्सवादी कविता, प्रगतिवाद की जो कविता, ठीक? जी, बाद में जनवादी कविता के रूप में उसका परिष्कृत रूप जनवादी कविता को मैं मानता हूँ। जी, तो जी, जहाँ प्रगतिवाद है, वहाँ पे क्या था कि विचारधारा को मार्क्सवाद के विचारधारा को लेकर कवि आगे बढ़ रहे थे जी, और विचारधारा के कारण वो जो शोषित वर्ग के वो आवाज बन रहे थे। जी, लेकिन ऐसा नहीं है, जनवादी कविता में आकर वहाँ सीधा जुड़ाव था, जन के कल्याण के लिए वहाँ कार्य कर रहे थे। तो हर बार मुझे नहीं ऐसा लगता है कि विचारधारा थोप कर ही कवि जो है वह बेहतर कर सकता है। अब आप देखिए कि अभी एक सती गुजार कर परलोक गमन किए रामदरस मिश्र, जी, जो जब अपने रचना क्रम में रमे तो उस समय प्रगतिवाद का चलन था। तो उनका जो मैं जीवनी जब पढ़ रहा था, तो उन्होंने जी, साफ शब्दों में कहा कि एक होता है ना कि एक समय होता है जब प्रभाव होता है। जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कि एक समय था जब धोनी का प्रभाव था, कोहली का जी, प्रभाव हुआ, रोहित का प्रभाव हुआ, लेकिन वो बदलाव दिखाई देता है। तो उसी तरह कविता में एक समय था, लेकिन हम लोग विचारधारा से दूर होकर भी कविता के साथ न्याय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अब देखिए, एक और समस्या हो गई है। जी, आज जो भी ये है सम्मान है कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, तो सबका जो खेमा बँट गया है, तो सम्मान उसी को दिया जाता है जिस खेमे से आप। तो वो क्या हो रहा है? आप किसी विचारधारा के आवरण को सम्मान कर रहे हैं, न कि कवि और कविता के सम्मान में आप सम्मान दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं मुझे इससे मतलब एक ठेस मालूम पड़ता है कि जो हाँ, सार्थक जो क तो भैया इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न और है कि क्या साहित्य लिखने का उद्देश्य सिर्फ़ पुरस्कार पाना है या फिर उससे आगे भी कुछ है? नहीं, देखिए, पुरस्कार पाना भी साहित्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक? देखिए, कहीं न कहीं साहित्य जो है, वो अगर हम गाँव-घर के लोग हैं, जी, हमारा सीधा जुड़ाव लोक से रहा है, तो हम जी, कहते हैं कि अ, कहीं आपको कट टूट जाता है, खून देने जी, लगता है, तो काफ़ी जो घरेलू नुस्खे का लोग प्रयोग करते हैं। तो जी, कविता जो है, जीवन की जो त्रासदी है, उसमें मतलब एक हर्षोल्लास का अवसर प्रदान करता है।
और उसका अंतिम लक्ष्य यही होना चाहिए कि मानवता की स्थापना हो। काफ़ी जी, ऐसे कवि हैं कि जो लगातार लिख रहे हैं और वो बिना सम्मान के अभिलाषा में वो अगर उनका 5 पाठक है, तो वो 5 पाठक के लिए ही कविता रच रहे हैं। जी। जी, अच्छा, आज के दौर में कविता मंच, पत्रिका और सोशल मीडिया तीनों जगह मौजूद जी, है। तो क्या आपको जी। लगता है कि कविता का स्वरूप या उसकी जो गंभीरता है वो बदल रही है? हाँ, गंभीरता में बदलाव तो दिख रहा है और एक चीज़ और मैं दर्शाना चाहता हूँ। अभी जी, मैं शोधार्थी हूँ, क्योंकि अभी प्री जी, सबमिशन किया हूँ। फाइनल जी, सबमिशन बाकी है। तो जी, उसमें मैं देखता हूँ कि हाँ, कविता में क्या हो रहा है इन दिनों समकालीन दौर में, वैज्ञानिकता हावी हो जा रहा है, जी, बौद्धिकता हावी हो जा रहा है। तो उससे जी, उसका स्वरूप बदल जाता है। कहीं न कहीं जी, कवि को क्या होना चाहिए? आज तक हम लोग पढ़े कि कवि का हृदय है वो कोमल होता है, सहृदय होता है। जी, लेकिन जब बौद्धिकता और वैज्ञानिकता हावी हो जाएगा, तो कवि भी कहीं न कहीं क्या हो मतलब कविता भी कहीं न कहीं मैथमेटिक्स हो जाएगा। वहाँ भी हम गुणा जी, भाग करने लगे, दिमाग लगाने लगे। वो दिल और भाव की बात है। तो कविता को जी, दिल और भाव से जुड़ा होना चाहिए, ना कि दिमाग और वैज्ञानिकता से। जी। कई बार ऐसा मंगलम भैया देखा जाता है कि वरिष्ठ कवियों और जो युवा कवि हैं, उनके बीच अपेक्षित सामंजस्य नहीं बैठ पाता है। तो आपके अनुसार इसके पीछे कौन से वैचारिक कारण काम करते हैं? देखिए, यह वैचारिक कारण मुझे नहीं लगता है। हर जगह देखिए, हर जगह आप ये कवि केवल कवि के लिए ही नहीं, आप घर में जाइए, तो घर में अगर 2 पीढ़ी है, तो पिताजी का जी, मत कुछ होगा, पुत्र का मत कुछ होगा। जी, तो ये तो जी, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जो सही है, वो युवाओं को स्वीकारना चाहिए। प्रतिष्ठित जो कवि हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए और कुछ मामलों में जो प्रतिष्ठित कवि हैं, उन्हें भी कहीं न कहीं आगे बढ़कर युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे साहित्य का भला हो और हिंदी का भला। जी। क्यों आज के क्योंकि बात साहित्यिक हिंदी साहित्य परिदृश्य की है। जी, जी, जी। मंगलम भैया आज के साहित्यिक परिदृश्य में यह देखा जाता है कि कई कवि जो हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता से जुड़े होते हैं। तो आपके जी, अनुसार ये जी। स्थिति क्यों बनी और इसका कविता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, एक समय था जब हम लोग आदि काल और रीति काल पढ़ते हैं, जी, तो वहाँ भी कुछ ऐसे कवि थे। आदि काल में जो भाट कवि जो होते हैं, फिर बाद में जो राजाश्रित कवि हैं रीति काल में, जी, जी, तो वो जी, किसी जी, की प्रशंसा के लिए। तो जो सत्ता से सीधे जुड़े हुए कवि हैं, उन वो जी, कहीं न कहीं सत्ता से कुछ लाभ पाने की अभिलाषा रखते हैं। जी, वो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि वो सत्ता के नुमाइंदे के रूप में भी कार्य करते हैं। तो जी, वास्तविकता अगर जहाँ तक कवि को आपका मंच जो है वो आपने बताया जन सरोकार मंच। तो जी, जन सरोकार से जुड़ा होना चाहिए मतलब कवि को, जिससे जी। मतलब समाज को मार्ग दिखाए, राजनीति को मार्ग दिखाए। जी। मंगलम भैया आज जो लिखा जा रहा है और 20 साल पहले जो लिखा जा रहा था, उसकी रचना धर्मिता में, उसके स्टाइल में आप क्या परिवर्तन देखते हैं? देखिए, वह परिवर्तन हो रहा है और वो आज के दौर में ही नहीं हो रहा है, वो लंबे दौर से होते आ रहा है। जी, जब हम लोग हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो या अध्येता हैं तो हम देखते हैं कि हम लोग पढ़ते आए हैं कि पहला जो है अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन था? जी, आपने पढ़ा होगा।
तो उसमें क्या था, बाद में जाकर फिर क्या हुआ कि स्टाइल जो है वो परिवर्तित हुआ। धीरे-धीरे जी, मतलब उपन्यास लिखने के जो शैली भी मतलब बदलते गए। तो वो बदलाव समय की मतलब माँग है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें चयन करना पड़ता है और चयन की प्रक्रिया में पूरी सूझबूझ स्थिर रखनी पड़ती है। अब जैसे अब आज मैं पहले ही कहा हूँ कि जो कविता जो है वो रील्स की तरह लोग देखना चाहते हैं। तो यह जी, कहीं न कहीं कभी-कभी क्या होता है कि स्वरूप इतना बिगड़ जाता है कि हमें सँभालना मतलब कहीं न कहीं हम साहित्य के साथ गलत करने लगते हैं। अब आप ही बताएँ जी, एक अध्येता के रूप में कि जब कविता को हम रील्स की तरह देखें और चुटकुले की तरह देखें, तो हम क्या साहित्य के साथ न्याय कर पाएँगे? जी, अपने पीढ़ी के साथ न्याय बतौर कवि कर पाएँगे? बिल्कुल नहीं। तो कुछ अब देखिए बदलाव ज़रूरी है। स्टाइल जी, जो है, वो जो परिवर्तन होने का जो भी मतलब सिलसिला है, वो ज़रूरी है, वो समय के साथ होता है। लेकिन चयन की प्रक्रिया में हमें खुद को इतना सक्षम रखना होगा कि हम कविता के साथ, अपने समाज के साथ और समय के साथ अन्याय नहीं करें। जी। तो भैया आजकल बाज़ारवाद जो है वो हर क्षेत्र में हावी है। तो साहित्य में हुँ, आप बाज़ारवाद को किस रूप में देखते हैं? देखिए अगर हृदय से अगर मैं सहृदय कवि के रूप में देखूँ, जी, तो एक बाज़ारवाद का तो प्रभाव सीधे कवि पर भी पड़ा है और कविता पर भी पड़ा है। जी, एक समय था जब निराला जो है नंग-धड़ंग करके रह के काव्य रच रहे थे, ठीक? जी, उनका जो वेशभूषा जो था आप लोग परिचित हैं उनके जीवन शैली से। जी, लेकिन जी, आज कुछ कवि ऐसे आए हैं जिन्हें अब मंचीय कवि कहा जाता है, फूट-बूट वाले कवि, जी, जो कि एक जो भी हो रकम हो, वो रकम मिलने के बाद ही मंच पे कविता, तो वो तो कहीं न कहीं कविता को व्यवसाय की तरह बना दिया गया। जी। तो यही बात है। अगर हम छायावाद को देखें या फिर प्रगतिवाद को देखें तो जितने भी कवि थे उन लोग के पास संसाधन का अभाव था। तब भी उनकी रचनाएँ आज भी हुँ। कालजयी हैं, आज भी प्रासंगिक हैं। लेकिन आजकल जो लिखा जा रहा है, उसमें कहीं न कहीं गिरावट आई है। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज दिखावे की संस्कृति हमें उस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दी है कि जी, हम बढ़ा-चढ़ा कर प्रस्तुत कर रहे हैं। अब आज के दौर में जब एआई और चैट जीपीटी जैसे टेक्निक हमारे पास तकनीक हो गए हैं, तब जी, वहाँ कुछ कवि ऐसे भी हैं, वो वहाँ भी कविता को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और खुद को बतौर कवि प्रेषित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है देखिए, लिखना अगर मान के चलिए, अगर लिखना क्या है, वो उनकी निजी अभिव्यक्ति है। जी, लेकिन तुलसीदास को याद कीजिए, जो कविता किस लिए करते हैं? स्वांतः सुखाय के लिए करते हैं। जी, तो स्वांतः सुखाय के लिए कविता लिखना गलत नहीं है, लेकिन अब हम बढ़ा-चढ़ा कर किसी चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं एक मतभेद पैदा कर दे रहा है, हमारे लिए भी और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी कि मतलब अब एक और बात कह सकते हैं कि कवि अधिक हो गए हैं और पाठक कम हो गए हैं इसके चलते। जी, जी, यह एक प्रश्न मतलब अंकित हो रहा है हमारे समक्ष कि पाठकों की कमी कहीं न कहीं दिखाई देती है। कवि की संख्या अधिक हो गई है। अब कोई अपने आप को कवि अब तुकबंदी ही कर देखिए निराला जो है वो बदलाव लाए। कविता में जी, कहीं न कहीं
मुक्त छंद कविता को उन्होंने स्थापित किया। स्थापित लेकिन अब कविता का मतलब ये नहीं ना होना चाहिए कि नीरा गद्य हो जाए, जी, उसमें लयात्मकता को हो। थोड़ी जी। सी अब कविता जो है, अब काव्य कहते हैं तो वैसे ही लगता है कि नहीं, उसमें लय होना चाहिए। तो गद्य लिखने वाले लोग भी अपने आप को कवि बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिवर्तन कवि को करना चाहिए अपने अंदर। हर कोई ऐसा नहीं है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बदलाव मतलब समय के साथ उन्हें करना चाहिए, लेकिन वह बदलाव सकारात्मक हो, ना कि नकारात्मक। जब आप कोई कविता लिख रहे होते हैं, तो कभी आपको आपके मन में ऐसा भाव आया है कि इस कविता का समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये एक गंभीर प्रश्न है कि समाज पर क्या प्रभाव। देखिए, अब ये क्या कहते हैं, निर्भर करता है कि आखिर समाज का जो वर्ग है, मतलब जी, समाज के कितने लोग हैं कि उस कविता को पढ़ना चाह रहे हैं। जी, आज कहीं न कहीं हम हमारा जो समाज है, वह मूल्य विहीन होते जा रहा है। जी, और यह आरोप मैं किसी पर नहीं लगा रहा हूँ, यह आरोप कहीं न कहीं मुझ पर भी। जी, हम प्रमाद में यानी आलस्य में डूबने वाले पीढ़ी हैं, जो कि कहीं न कहीं तो उसका जो है समाज पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन लोग पढ़ना जो गंभीर जो विषय है, उसको बहुत कम लोग टटोलना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। यही एक समस्या है। तो हमें कविता को इस तरह परिमार्जित करने की ज़रूरत है कि संख्या जो हो अधिक हो, पाठकों जी, की। मतलब जी, हम ज़्यादा लोगों तक उसे पहुँचा पाएँ। जी। तो आजकल जो नवोदित कवि लिख रहे हैं, उनकी जी, रचनाओं में आप क्या कमी देखते हैं? क्योंकि आप भी कई लोगों को पढ़ते होंगे। देखिए, हमें एक चीज़ से बचना चाहिए। अब केवल जी, ठीक है, कमी देखना चाहिए, लेकिन अब उतना देखिए, जो वो एक प्रयास कर रहा है, ठीक? तो वो प्रयास कर रहा है तो उस कमी को मतलब रेखांकित करके जो आगे मतलब जो पिछली पीढ़ी है, वो बताए कि नहीं ऐसे करोगे तो अच्छा होगा, ऐसे आप कीजिएगा, रचना क्रम में ऐसे बदलाव लाइएगा, तो वो बेहतर होगा, आपके लिए भी और कविता के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़्यादा चीर चीर-फाड़ हम कर देते हैं कवि की कविता को कि उसका जो मनोबल है वही टूट जाए। तो जी, उससे कहीं न कहीं, क्योंकि अब देखिए, आप जिस पीढ़ी में हैं, तो जी, हमारे पीढ़ी में कितने लोग समाज में हैं जो लोकगीत को गा रहे हैं। जी, तो यह कहीं न कहीं संकट है लोकगीतों के लिए। तो ये लोकगीत के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि कहीं न कहीं उसके समानांतर कविता में भी यह समस्या दिखाई दे रहा है। तो उस समस्या को रेखांकित करने की ज़रूरत है। हम प्रयास करेंगे, खुद मतलब एक होता है ना, हम मुक्तिबोध को जब पढ़ रहे थे तो वो कहते हैं कि व्यक्ति में बदलाव होगा। उसके लिए क्या करना होगा कि आत्मचिंतन करना होगा। तो वो आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है जी। हमें। तो आप एक युवा कवि के रूप में जो आजकल नवोदित कवि लिख रहे हैं, उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं? क्योंकि आपका अनुभव बहुत ज़्यादा है और आपकी कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ अपने गलतियाँ को वो रेखांकित करें, उसमें बदलाव जी, करने का प्रयत्न करें। और ऐसा भी नहीं है कि जो आपके मतलब समक्ष आ रहे हैं, जो आपके सीनियर हों, जो आपके सहकर्मी हों, अगर वो ज़्यादा जी, कविता को चीर-फाड़ करते हैं, तो मनोबल को तोड़ें नहीं, उसके लिए आप जी, प्रयासरत करते रहें। और वो प्रयास है, मतलब प्रयास ही देखिए, कहीं न कहीं अभ्यास जो है, कविता का जो हम लोग पढ़ते हैं,
कि कविता के लिए अभ्यास ज़रूरी है, तो वह अभ्यास आप करते रहें, आप सफल होंगे। जब बहुत अब यह आप जो बात कर रहे हैं, तो मैं जब स्नातक में था, तो एक लघु जी, उपन्यास प्रकाशित कराया था, जिसका शीर्षक जी, था रहस्यमय प्रेम। तो जी, जब मैं वो युवा मन का अंतर्द्वंद था उस लघु जी, उपन्यास में। तो जी, जब मैं उसको स्नातक के समय में लिखा था, लेकिन जब मैं पीएचडी के दौरान अभी के वर्तमान समय में जब उसको पढ़ता हूँ, तो मुझे हंसी आती है, जी, क्योंकि उस समय जो मेरा मानसिक स्थिति था, उस अवस्था में था, और आज जो स्थिति है, दोनों का अवस्था में क्या हुआ, बदलाव हुआ। तो बदलाव जी। होने के कारण अपनी ही कविता पे, अपनी ही रचना पे हंसी आती है। तो हमें देखने की जरूरत है, जिससे बहुत-बहुत सकारात्मक जी, बदलाव आए। बहुत-बहुत आभार आपका मंगलम भैया कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और आपकी बातें हमारे दर्शक उनसे ज़रूर लाभान्वित होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज सत्यप्रकाश।